स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की नजर युवा वोटर पर। देवभूमि में 50% के करीब युवा मतदाता। आम आदमी पार्टी युवाओं को साधने में जुटी है। रोजगार के चुनावी मुद्दा बना रही आम आदमी पार्टी। देवभूमि के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया। तेज रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना। प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 8 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं, 6 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 177 तक पहुंची। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को संबोधित किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीएम धामी की तरफ से कहा गया, विकास से ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है और इसी के साथ सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। सीएम धामी की तरफ से कहा गया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने 2025 तक अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सीएम धामी से इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, उत्तराखंड की वासियों को संबोधित किया गया है सीएम धामी की तरफ से और इस दौरान पूरा फोकस उनका विकास कार्यों पर रहा और उनकी तरफ से कहा गया कि विकास से ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है और प्रधानमंत्री ने 2025 तक अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्य बनाया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ सीएम धामी जिस तरीके से सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही बेहद सजग उत्तराखंड के विकास कार्य को लेकर। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, सीएम धामी ने उत्तराखंड के वासियों के साथ संबोधन किया है। इस दौरान विकास कार्यों पर पूरा फोकस रहा उनका। देखिए, सीएम धामी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पे है और वहाँ पे उन्होंने उत्तराखंड मूल के लोगों को संबोधित किया और उनको अपनी राज्य सरकार का लक्ष्य बताया और अपना कार्यशैली है उसके बारे में बताया और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको 2025 तक उत्तराखंड को एक आइडियल राज्य बनाने का टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया और उन्होंने कहा कि विकास से ही समग्र विकास संभव है। यानी अगर विकास होगा और समग्र विकास उसी में छिपा होता है और उन्होंने अंत्योदय को उसमें खास तौर पे उल्लेख किया। अंत्योदय आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापकों में रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुख्य प्रमुख सिद्धांतों में है अंत्योदय, यानी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी विकास हो, यानी विकास तक उनकी भी पहुंच हो, तभी वो समग्र विकास माना जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वासियों को जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनको आश्वस्त किया कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य अपने विकास के लक्ष्यों को बहुत तेजी से हासिल कर रहा है और 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो निश्चित रूप से उनका पूरा प्रयास होगा कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य हो और एक मॉडल स्टेट के तौर पर पूरे देश में इसकी पहचान बने। सोनिका, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पहुंचे सीएम धामी, लेकिन वहां जाके भी उत्तराखंड पे पूरा फोकस कहीं ना कहीं धीरेन्द्र ये माना जाए कि चुनावी मौसम को देखते हुए पूरा फोकस है उनका। बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड के लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और आपने देखा होगा कि लखनऊ की जो कैंट विधानसभा है वहाँ से रीता बहुगुणा जोशी विधायक और मंत्री रही, तो एक लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की संख्या लखनऊ शहर में है और जब चुनाव होता है तो यहाँ के बहुत सारे नेता वहाँ प्रचार करने जाते हैं। वहाँ के लोग यहाँ प्रचार करने आते हैं क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या में लोग देहरादून में भी रहते हैं। तो चुनावी जो मौसम चल रहा है वहाँ भी चुनाव है उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, तो इसका एक ये निहितार्थ छिपा हुआ हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने वादों और अपने दावों के माध्यम से कोई चुनावी निशाना भी साध रहे हो, लेकिन यह मुख्यमंत्री का एक दायित्व होता है कि वो जब किसी अगल बगल के स्टेट में जाए या किसी भी स्टेट में जाए देश के, तो वहाँ अपने लोगों को जो उत्तराखंड के मूल निवासी है वहाँ रहते हैं उनको आश्वस्त करे कि उनका जो प्रदेश है वो सही हाथों में है और उसकी जो दिशा है विकास की वो सही से चल रही है और स्पीड से चल रही है। सोनिका, तो उसी के तहत मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों को वहाँ पे संबोधित किया है और उनको आश्वस्त किया है कि 2025 तक उत्तराखंड एक मॉडल स्टेट के तौर पे विकसित होगा।
धीरेन्द्र, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, आज क्या कुछ कार्यक्रम उनके तय है उत्तर प्रदेश में, कुछ स्पष्ट है? कल जो उनका जो दौरा था प्रमुख रूप से अयोध्या में ही सिमटा रहा। वहां पे तमाम संतों, महंतों और धार्मिक नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, सरयू आरती भी की। आज उनका लखनऊ दौरा होगा, लखनऊ में रहेंगे और वहां पे कई सारी बैठकें जो है आयोजित की गई हैं। उसमें एक बैठक ये भी हो सकती है कि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिसंपत्तियों को लेकर के सन 2000 से यानी 20-21 साल से लगातार जो विवाद चल रहे हैं उस पर कोई सकारात्मक कदम सरकार उठाए और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलेंगे तो उनसे भी अनुरोध करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इन मुद्दों को तत्काल निपटाया जाए, जिससे दोनों राज्यों का जो विवाद है परिसंपत्तियों का वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, उत्तराखंड से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की नजर युवा वोटर्स पर है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की नजर युवा वोटर्स पे खासकर नजर आ रही है। उत्तराखंड में 50% के करीब युवा मतदाता है और अब आम आदमी पार्टी युवाओं को साधने में जुट गई है। तो बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। उत्तराखंड में रोजगार के चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है। दरअसल रोजगार को चुनावी मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त रोजगार के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को भी घेरा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। धनराज गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, अब जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी की नजर युवाओं पर है पूरी तरीके से, तो क्या रुझान आप युवाओं की तरफ से देख पा रहे हैं? सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार जनता के बीच जा रही है और तमाम युवाओं को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में एक युवा बाहुबली के तरीके से एक वोटर है, क्योंकि 50% कहीं ना कहीं युवा वोटर माने जाते हैं उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने भी लगातार युवाओं की बात बीजेपी लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है कि युवा चेहरा उत्तराखंड में उतारा गया है और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी युवाओं को साधने की कोशिश लगातार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार धरने प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि अब जो युवा है उनको साधने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा सोनिका कि आखिर युवा किस पर भरोसा जताते हैं, आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएंगे या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक युवा चेहरा है उनके चेहरे पर भरोसा जताते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से धनराज कहा जा रहा है कि युवाओं का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है, जो रोजगार गारंटी अभियान चलाया जा रहा है, क्या वाकई समर्थन मिला है? जमीनी स्तर पे क्या सच्चाई आप देखते हैं? जी बिल्कुल सोनिका, यदि समर्थन की बात की जाए तो जिस तरीके से चुनाव से पहले सभी पार्टियां कहीं ना कहीं दावा करती हैं कि उनको युवाओं का समर्थन मिल रहा है, उनको महिलाओं का समर्थन मिलता है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर समर्थन किसको मिलेगा। क्योंकि जब हम जीरो ग्राउंड पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पुष्कर सिंह धामी का जो युवा चेहरा है उस पर अपनी मोहर लगाता हुआ नजर आता है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गारंटी कार्ड योजना का खेल खेल रही है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी लगता है कि युवा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ा समर्थन जरूर देंगे, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 2022 के चुनाव में कि आखिर युवा किस ओर जाते हैं। लेकिन ये सच है सोनिका की उत्तराखंड में जो अब इस बार त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो पहले से ही फील्ड में उतरी हुई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताल उत्तराखंड में ठोकी है और तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में भी जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए तो उन्होंने बिजली फ्री देने की बात उत्तराखंड वासियों की, उसके बाद रोजगार देने की बात उन्होंने की। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी टाइम में कहीं ना कहीं दावे करने एक संभाविक है, और वही जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो लगातार दावे करती है कि इस बार वो उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर सत्ता हासिल कौन कर पाता है। तो बिल्कुल धनराज, चुनौती भी है क्योंकि पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखा है और तमाम कार्यकर्ता देखा गया बीजेपी का दामन भी थाम रहे हैं, दल बदल का सिलसिला भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, कांग्रेस का बीजेपी में जाना और बीजेपी का कांग्रेस में आना, कहीं ना कहीं दल बदल का जो राजनीति है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि यशपाल आर्य
कैबिनेट मंत्री और उनके पुत्र संजीव आर्य कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस के विधायक भी, जैसे राजकुमार पुरोला से विधायक थे, वो बीजेपी में आए। तमाम लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। अब इससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की सियासत है वो गर्मा गई है और तमाम जो नेता हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी और कुछ विधायकों का जाना तय हो सकता है बीजेपी से कांग्रेस में भी। तो आने वाला तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट भी जारी किया है उत्तराखंड के लिए। जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। तेज रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना। मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं इस दौरान। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज एक बार फिर उत्तराखंड में बदलने जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। कहीं रेड अलर्ट, कहीं ऑरेंज अलर्ट राज्य में जारी किया गया है। खासकर पिथौरागढ़, चंपावत, चमेली में देखा जा रहा है, खासकर अलर्ट जारी किया गया है। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, मौसम का मिजाज उत्तराखंड में एक बार फिर बदलने जा रहा है। इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? मौसम विभाग ने उसने पूरे प्रदेश के अंदर चाहे पहाड़ी क्षेत्रों चाहे मैदानी क्षेत्रों, पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उन्होंने रेड अलर्ट और मैदानी क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और आप इस वक्त के मौसम की बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर धीमी बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे अब जो सर्दी आने वाली है उसका आगाज शुरू हो गया सोनी। और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है? आप देख रहे हैं जिस तरीके से मौसम बदलने वाला है। जी देखिए, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो आप देखिए लगातार उत्तराखंड के अंदर अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को जिस तरीके की तमाम तरीके जब बरसात का मौसम आता है उत्तराखंड के अंदर तो तमाम तरीके की आप देखते भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो नदी नालों की अगर बात करें, वर्षा इतनी भारी संख्या में होती है, भारी तादाद में होती है, तो नदी नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं। तो जिसको लेकर के जो नदी किनारे लोग रह रहे होते हैं उनको हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और जिन स्थानों पर भूस्खलन की समस्या देखने को लग रही है, लगता है कि संभावना है कि भूस्खलन जहाँ पर हो सकता है वहां पर से तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और जो मकान गिरासू टाइप के हैं, जो गिरने वाले हैं, जिनकी अवधि पूरी हो गई है, जो लगता है कि अब गिरने की संभावना है, उन मकान को प्रशासन द्वारा तोड़ने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ठीक है संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। कोरोना से जुड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, ये जानकारी सामने आई। रफ्तार कोरोना वायरस की उत्तराखंड में थमती नजर आ रही है। 24 घंटे में 8 नए संक्रमित मामले उत्तराखंड में देखे गए हैं। सिर्फ 8 नए संक्रमित राहत भरी खबर है और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 6 मरीज ठीक भी हुए हैं उत्तराखंड से, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या 177 तक पहुंची उत्तराखंड में। तो आपको जानकारी दे दें कि हालात लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। संचित शर्मा मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं तमाम अपडेट लेकर के। संचित, कोरोना से रफ्तार थमती जा रही है उत्तराखंड में, क्या तस्वीरें ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सोनिका, आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना की जो रफ्तार है, कोरोना का जो ग्राफ है वो उत्तराखंड के अंदर दम तोड़ता हुआ नजर आता है। आप देखिए कि जिस तरीके से अगर कोरोना की बात करें तो आप पूरे उत्तराखंड के जो केसेस की बात करेंगे तो आप देखिए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर केसेस कितने कम है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था उसको लेकर के जिस तरीके से वैक्सीनेट पूरा उत्तराखंड की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं उसी का एक नतीजा सामने आ रहा है निकल करके कि आप देखिए कि उत्तराखंड में जो कोरोना की रफ्तार है वो कम हो गई है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो लोगों की जागरूकता है उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनके खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई करता है। अगर वो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि देवभूमि के अंदर जब सैटरडे संडे आता है तो पर्यटकों की संख्या देवभूमि के अंदर बढ़ जाती है, जिससे कहीं ना कहीं खतरा रहता है कोरोना के बढ़ने का। और आप देखिए कि बॉर्डर पर अभी भी चेकिंग लगातार चल रही है सोनिका। और वैक्सीनेशन का भी जिक्र करेगा संचित, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची, किस तरह से चल रही है? देखिए सोनिका, आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन की अगर प्रक्रिया की बात करें तो प्रतिदिन करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर सैटरडे और संडे की बात करें तो संडे के दिन अभियान चलाया जाता है जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। और सरकार का जो लक्ष्य है, जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने लक्ष्य रखा है
कि दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड को फुली वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने दोबारा बयान दिया और कहा कि नवंबर तक पूरा उत्तराखंड फुली वैक्सीनेट हो जाएगा। तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है वैक्सीनेशन का जो कार्य है तो पूरा उत्तराखंड नवंबर तक फुली वैक्सीनेट होगा। ठीक है संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चारों धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे और वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को ही बंद हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। 4 धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं शीतकाल के लिए। बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को बंद हो जाएंगे, वहीं केदारनाथ यमुनोत्री के 6 नवंबर को, तो गंगोत्री धाम 5 नवंबर को बंद हो जाएंगे। ये जानकारी देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ की तरफ से दी गई है। दरअसल विजयदशमी के मौके पर ही ये जानकारी घोषित कर दी गई थी। 4 धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल ने 1.5 साल से दहशत मचाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी 4 धाम यात्रा पर। फिलहाल बीते महीने में अनुमति दी गई और अब कपाट बंद होने जा रहे हैं शीतकाल तक के लिए। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जैसे ही अनुमति मिली 4 धाम में जाने की, तमाम श्रद्धालुओं ने 4 धाम का रुख किया और अब 4 धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। 20 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को बंद हो जाएंगे। केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है तमाम। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या में महंतों से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से शिष्टाचार भेंट की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या में महंतों से मुलाकात की। 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अपने दौरे के दौरान रामलला के दर्शन किए गए, हनुमानगढ़ी पहुंचे, दर्शन किए, उन्होंने संबोधित किया है उत्तराखंड वासियों को वहां पहुंचकर। और अब जानकारी मिल रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या में महंतों के साथ मुलाकात की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की। महंत नृत्य गोपाल दास का आशीर्वाद भी लिया गया है। चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड के सीएम उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन किए गए और अब महंत जी का आशीर्वाद लिया गया है। महंत नृत्य गोपाल दास से शिष्टाचार भेंट की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। महंतों के साथ मुलाकात की जा रही है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या पहुंचे, इस दौरान रामलला के दर्शन किए गए। कई कार्यक्रम उनके तय है वहां पर। और अब जानकारी मिल रही है कि महंत के साथ मुलाकात की जा रही है। इससे पहले उत्तराखंड वासियों को संबोधित किया गया और संबोधन के दौरान कहा गया कि उत्तराखंड के विकास को और समग्र विकास बनाया जाएगा और 2025 तक पूरे देश का एक अलग और अग्रणी राज्य बनाया जाएगा उत्तराखंड को। आपको सीधा पंजाब लिए चलते हैं। इस वक्त पंजाब से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने होशियारपुर में वित्तीय सहायता देने की बात कही है। तो बड़ी जानकारी सीधे पंजाब से। कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता की जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के निवास स्थान पर यह कार्यक्रम तय किया गया। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उपस्थित हुए लोगों को संबोधित भी किया इस दौरान। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब के सीएम की तरफ से होशियारपुर में वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। उन बच्चों की सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उपस्थित लोगों को भी इस दौरान संबोधित किया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 किलोवाट को सुन रहे हैं। 2 किलोवाट तक जिहदा कनेक्शन है, टोटल 72 लाख कनेक्शन पंजाब दे विच हैगे, लेकिन 2 किलोवाट तक दे 52-53 लाख कनेक्शन है। लगभग 2/3 हिस्सा
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਜੋ 10-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਝੱਲਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਗਲੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਇਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वाहिगुरू जी का खालसा। इस बीच एक बड़ी जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने होशियारपुर में वित्तीय सहायता पहुंचाने की बात कही गई है। सीएम चन्नी ने काबुल के गुरुद्वारे पर हुए तालिबान हमले पर दुख जताया। बड़ी जानकारी इस वक्त की। काबुल के गुरुद्वारा में हुई तालिबानी हमले की पंजाब सीएम ने कड़ी निंदा की है। जानकारी है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस मामले में तुरंत दखल देने की बात कही गई है सीएम चन्नी की तरफ से। वहीं सीएम ने कहा कि काबुल में सिखों की जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सीएम की तरफ से अपील की गई है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि अफगानिस्तान में जो सिख रह रहे हैं, काबुल में जो सिख रह रहे हैं, उनके सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। दरअसल काबुल के गुरुद्वारे में तालिबानी हमले हुए जिस तरीके से, उसकी कड़ी निंदा की गई है। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीएम साहब की तरफ से दुख जताया गया है, काबुल में जो गुरुद्वारे पे हमले हुए हैं, कड़ी निंदा की गई है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील भी की गई है सुरक्षा की, क्या जानकारी आपके पास? फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है हमारे सहयोगी के साथ। आपको जानकारी दे दें कि काबुल में जिस तरीके से गुरुद्वारे पे तालिबानी हमले हुए, उसे लेकर पंजाब के सीएम चन्नी ने दुख जताया है, कड़ी निंदा की है उन्होंने और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ अपील की है कि तुरंत इस मामले में दखल दें। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और सीनियर साथी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, जिस तरीके से काबुल में हमले हुए हैं गुरुद्वारे पर, अब सीएम साहब ने दुख जताया है इस पर, पीएम और गृह मंत्री के से अपील भी की गई है सुरक्षा को लेकर के, क्या जानकारी आपके पास? देखिए सोनिका, बिल्कुल, क्योंकि चाहे हम काबुल की बात करें या अफगानिस्तान के बाकी इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर पंजाबी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पे, और खासतौर पर जहाँ पर भी गुरुद्वारे होते हैं वहाँ का प्रबंधन जो है वो सिख संगत के अंतर्गत रहता है। तो पंजाब से भी कई लोग हैं वहाँ पर जो इन गुरुद्वारों के अंदर सेवा निभा रहे हैं। तो ऐसे में काबुल के जो कारवे इलाके के अंदर गुरुद्वारे पर जो तालिबान ने अटैक किया, वहाँ पर कई सिखों को बंधक बनाया गया, मारपीट की गई और गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया गया। तो ऐसे में एक सिख होने के नाते, पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते चरनी सिंह चन्नी ने अपील की है, पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कि काबुल के अंदर जो सिख है, सिख माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनकी जानमाल की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। और इसके लिए चाहे वहाँ पर इंडियन दूतावास के अधिकारी हैं या फिर जितने भी वहाँ पर एम्बेसी के लोग हैं, उनको वहाँ पर जो है खासतौर पर लिखा जाए ताकि जो पंजाबी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर ऐसे हमले हो तो उनको रोका जा सके और खासतौर पर तालिबान सरकार के साथ भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की जाए। तो यही कारण है कि पत्र लिखा गया, चिंता जाहिर की गई है। और इसके अलावा एसजीपीसी जो सिखों की सिरमौर संस्था है, उन्होंने भी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर कड़ी निंदा की है और उन्होंने भी प्रधानमंत्री को अपील की है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको लेकर कड़े कदम जो है वो विदेश मंत्रालय को उठाने चाहिए। यानी सीएम साहब बेहद ही सजग नजर आ रहे हैं नवदीप, पंजाब को लेकर के भी और अफगानिस्तान काबुल में जो सिख रह रहे हैं उनको लेकर के भी। पार्टी की जाहिर सी बात है, इससे पहले भी सुनकर जैसे ही पंजाब के अंदर या पंजाब से जुड़ी विदेश के अंदर कोई घटना होती है और खासतौर पर सिखों से जुड़ी हुई, क्योंकि सिख जो संस्थाएं हैं या सिख कौम ऐसी कौम मानी जाती है, अगर उनके ऊपर किसी तरीके का कोई हमला होता है, अटैक होता है, तो जो एसजीपीसी है, श्री अकाल तख्त साहब है, वो इस पूरे मामले को लेकर कड़ा संज्ञान लेता है।
तो हर बार देखा गया है, चाहे वो अमेरिका के अंदर बात हो, ब्रिटेन के अंदर बात हो, पहले भी गुरुद्वारों के अंदर ऐसे हमले हुए हैं। चाहे अफगानिस्तान की बात करें तो समय समय पर पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री और एसजीपीसी इस पूरे मामले को लेकर हमेशा से सख्ती से संज्ञान लेते रहे। और इस बार भी तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी पंजाब से ही। सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले पर पंजाब के गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। सिंघू बॉर्डर में घटी घटना की मौजूदा जज से जांच करवाई जाए, ये कहा गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने और किसान मोर्चे को बदनाम करने वाले लोगों की पहचान की जाए। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पंजाब के गृह मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया है कि हरियाणा पुलिस पूरी तरह चौकस रहे और सख्त निगरानी सुनिश्चित बनाए रखे। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है। शव मिला जिस तरीके से और मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। दलित शख्स की जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब पंजाब के गृह मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सिंघू बॉर्डर में घटी घटना की मौजूदा जज से जांच करवाई जाए। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।